गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे भू संतुलन, आइसोस्टेसी। परिभ्रमण व परिक्रमण करती हुई पृथ्वी पर स्थित उच्च व निम्न क्षेत्रों, पर्वत, पठार, मैदान, झील, महासागरीय गर्त के बीच भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को भू संतुलन या समस्थिति कहते हैं। हम पृथ्वी पर सभी तरफ देखते हैं कि कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं ऊंचा भाग है, कहीं गर्त है, परंतु इनमें फिर भी एक संतुलन बना है। कोई भी चीज़ हिलती हुई या डगमगाती हुई नहीं है, अपने आप में वह स्थिर है। हाँ, भौगोलिक चक्र चलता है, अनाच्छादन अपादन की क्रिया होती है, परंतु कोई भी चीज़, चाहे वह कितनी भी ऊंची हो या चाहे वह कितनी भी गहरी हो, उसमें कोई कंपन या हिलना डुलना नहीं होता। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है भू संतुलन की दशा। अर्थात पृथ्वी चाहे घूर्णन करे, परिभ्रमण करे, परिक्रमण करे या उसके अंदर होने वाली सारी गतिविधियाँ, अनाच्छादन, अपर्दन, भौगोलिक चक्र, इन सब के बावजूद भी सभी प्रकार के भू स्थल रूप अपने आप में एक संतुलन लिए हुए स्थिर अवस्था में दृष्टिगोचर होते हैं। इस संतुलन की या इस स्थिरता की दशा, जो कि भौतिक या यांत्रिक हो सकती है, उसी को भू संतुलन कहा जाता है या आइसोस्टेसी, समस्थिति कहा जाता है। इस पर सर्वप्रथम विचार जो है 1735 से 45 ईस्वी के बीच फ्रांसीसी विद्वान पियरे बुगेर ने एंडीज पर्वत की चैम्बर, जो चोटी के उत्तर व दक्षिण दोनों ओर सर्वेक्षण करने पर जब उन्हें उस चोटी के साहुल को उम्मीद से कम आकर्षण करते हुए पाया, तो उन्होंने समस्थिति का विचार दिया और इस पूरे सर्वेक्षण और इस सारी गतिविधियों के अंदर उन्होंने अपने इस समस्थिति के विचार को कंक्लूड करते हुए कहा कि एंडीज पर्वतों का गुरुत्वाकर्षण इन पर्वतों के द्वारा प्रदर्शित पिंड की अपेक्षा काफ़ी कम है। अर्थात पर्वत बहुत ऊंचे दिख रहे हैं, परंतु उनमें गुरुत्वाकर्षण का बल कम है और इसका मुख्य कारण पृथ्वी की भू संतुलन की स्थिति है। 1859 में गंगा सिंध के मैदान में हिमालय के पास अक्षांशों का निर्धारण करते समय सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के सामने भी एक संगति की समस्या उत्पन्न हुई, जिसका भी मुख्य कारण पृथ्वी की भू संतुलन की दशा ही था। हिमालय के दक्षिण में स्थित कल्याण व कल्याणपुर स्थानों पर प्राट के निर्देशन में भूगणितीय सर्वेक्षण किया जा रहा था और उसमें कुछ विसंगतियां आई कि कल्याण जो स्थान है वो हिमालय के निकट 96 किलोमीटर है,
जबकि कल्याणपुर जो है वह कल्याण से 599 किलोमीटर 599 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और दोनों के मध्य माप में जो अंतर आया त्रिभुजीकरण विधि के द्वारा 5 डिग्री 23 मिनट 42.294 सेकेंड और खगोलीय विधि के द्वारा 5 डिग्री 23 मिनट 37.58 सेकेंड आया, जिन दोनों का अंतर 5.236 सेकेंड था। अगर हम शैलों के औसत घनत्व का जो 2.7 के बराबर है माने तो यह अंतर 15.885 सेकेंड होना चाहिए था। अतः साहुल जो है वह रेखा का कम झुकाव हिमालय में आकर्षण की कमी के कारण हुआ माना था। वही चीज़ जो कि पियरे बुगेर ने एंडीज पर्वत के गुरुत्वाकर्षण को कम होने के कारण साहुल का जो आकर्षण था वो कम हुआ। सेम सिचुएशन मिस्टर एवरेस्ट के सामने आई, जो कि साहुल हिमालय के कारण कम आकर्षित हुआ। और इसका समाधान जो था वो उन्होंने 2 रूपों में कहा कि शैलों का घनत्व उतना नहीं था जितना माना गया, और दूसरा हिमालय पर्वत में संग्रहित पदार्थ का संतुलन उसके नीचे कम घनत्व वाले पदार्थों से होता है। अर्थात कि ये पर्वत जितना ऊंचा दिख रहा है उतना ही गहरा है या उससे कई ज़्यादा गहरा है, परंतु उसकी गहराई में जो पदार्थ स्थित हैं वह अपेक्षाकृत ऊपर स्थित पदार्थों से कम घनत्व रखते हैं। जिससे 2 बातें सामने आई कि पर्वतों का भार व घनत्व कम होता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसा क्षतिपूर्ति तल है जिसके नीचे घनत्व समान रहता है। इस प्रकार बार बार भूसंतुलन की दशा का विचार सामने आया। भूसंतुलन जिसे इंग्लिश में आइसोस्टेसी कहते हैं, वह एक यूनानी भाषा का शब्द है जो कि आइसो प्लस सियोस वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग होता है इक्वल स्टैंडिंग और इक्विपॉइज मीन्स सम स्थिति या समान खड़ा होना। आइसोस्टेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1889 में अमेरिकन भूगर्भशास्त्री D.A. डटन ने किया था। डटन ने पृथ्वी तल की विभिन्न स्थलाकृतियों के नीचे पाए जाने वाले पदार्थ का भार समान होगा ऐसा कहा, अर्थात ऊंचे उठे हुए भागों का घनत्व कम तथा निचले भागों का घनत्व अधिक होता है। उसने सभी भू आकारों का भार अधः स्तर में एक रेखा पर समान माना, जिसे समभार तल या समदाब तल, संतुलन तल या क्षतिपूर्ति तल कहा। अन्य विचारकों में होम्स ने धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न स्थलाकृतिक स्तंभों यथा पर्वत, पठार, मैदान के मध्य पाए जाने वाली संतुलित स्थिति को
भूसंतुलन कहा। भूसंतुलन संकल्पना में प्राट और एरी नामक विद्वानों के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से प्राट का विचार हम इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं कि प्राट ने ऊंचाई और घनत्व में विपरीत या नकारात्मक सहसंबंध होता है ऐसा कहा है। अर्थात ज़्यादा ऊंचाई तो घनत्व कम और घनत्व अधिक तो ऊंचाई कम, जिससे ये कहा जा सकता है कि समान गहराई किंतु विभिन्न घनत्व वाले स्तंभ। अगर हम ये माने कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, तो जो पर्वत पठार मैदान विभिन्न विभिन्न ऊंचाइयों के जो स्थल रूप हैं वह एक तल पर समान घनत्व रखते हैं, परंतु उनकी जैसे जैसे ऊंचाई अधिक होगी वैसे वैसे उसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थों का घनत्व कम होगा। पर्वतों का घनत्व पठार के एवज में कम और पठार के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों का घनत्व मैदान में पाए जाने वाले पदार्थों के घनत्व से कम होगा। परंतु साथ ही एक अधः स्तर में एक ऐसा तल है जहाँ पर इन सभी स्थल रूपों के घनत्व में समानता आ जाती, अर्थात कुल घनत्व इसका समान रहता है। ऊंचाई में भिन्नता और घनत्व में उस ऊंचाई और घनत्व के बीच नकारात्मक सहसंबंध। इन शॉर्ट, बृहत स्तंभ कम घनत्व, लघु स्तंभ अधिक घनत्व और अधः स्तर पर समान गहराई पर धसे क्षतिपूर्ति तल पर समान भार। इसके विपरीत एरी महोदय ने अपना मत दिया समान घनत्व किंतु भिन्न गहराई वाले स्तंभ। इन्होंने कहा कि ऊंचे उठे हुए भाग तथा निचले भाग एक साथ संतुलित होकर संतुलन तल पर समान भार डालते हैं, अर्थात जो स्थल रूप जितना ऊंचा है उतनी ही वो उस अधः स्थल के अंदर भी स्थित है और जितना कम ऊंचा है उतनी ही उसकी गहराई भी अधः स्थल में कम है। अर्थात पहली बार पर्वतों की जड़ें गहरी होती है, यह प्रस्ताव दिया गया मिस्टर एरी द्वारा। एरी महोदय का सिद्धांत जो है आर्किमिडीज के तैरने के सिद्धांत पर आधारित था। आर्किमिडीज का जो तैरने का सिद्धांत है उसके अनुसार वस्तुओं के घनत्व व आयतन परस्पर संबंधित होते हैं। जो पदार्थ किसी द्रव में जितना डूबा होता है वह अपने आयतन के अनुपात में उतना ही द्रव हटा देता है, अर्थात पर्वत जितना ऊंचा है उतना ही उसी अनुपात में अधः स्तर में अर्थात सीमा में अपने लिए द्रव को हटाएगा। प्राट और एरी महोदय के भूसंतुलन से संबंधित जो विचार थे उन दोनों की अगर हम तुलना करें तो एक ने कहा कि जो भी स्थल रूप हैं या जो भी स्तंभ हैं
प्राट महोदय के अनुसार उनका घनत्व भिन्न भिन्न होता है, परंतु एरी महोदय के अनुसार घनत्व में समानता होती है। प्राट महोदय के अनुसार सभी स्थल रूप एक क्षतिपूर्ति तल या समान गहराई पर अपना समान भार डालते हैं, और एरी महोदय ने इस क्षतिपूर्ति तल की अवधारणा को नकारते हुए अधः स्तर या सीमा में भिन्न भिन्न गहराइयों की बात कही है। हैफोर्ड व बॉबी नामक अमेरिकन विद्वानों ने भी भूसंतुलन के संदर्भ में अपने कुछ विचार दिए, जिसमें हैफोर्ड ने प्राट के समान ही अपना विचार दिया, जो कि घनत्व की भिन्नता से संबंधित है, और साथ ही इन्होंने क्षतिपूर्ति तल की स्थिति 100 किलोमीटर की गहराई पर मानी, जिसके ऊपर तो घनत्व में अंतर है, परंतु उसके नीचे घनत्व सभी स्तंभों का या सभी स्थल रूपों की जड़ों का समान होता है। बॉबी महोदय ने भी प्राट के समान ही अपने विचार दिए, परंतु इन्होंने कहा समान क्षेत्रफल के नीचे समान भार होता है। वही चीज़ कि जो लंबाई और चौड़ाई या ऊंचाई का जो संबंध है, उसके अनुसार जो जितना ऊंचा स्थल रूप होगा वह उतना ही घनत्व में कम, और जो जितना कम ऊंचा स्थल रूप होगा वह अपनी घनत्व में भारी होगा, परंतु साथ ही समभार रेखा या समदाब रेखा या क्षतिपूर्ति तल पर समान भार रखता है। जॉली महोदय ने अपने मत में क्षतिपूर्ति तल की अवधारणा का खंडन कर इस तल को एक रेखा न होकर 16 किलोमीटर मोटी एक परत के रूप में क्षतिपूर्ति कटिबंध शब्द का प्रयोग किया है, जिस परत में विभिन्न घनत्व वाले स्तंभों का निचला तल एक समान न होकर भिन्न भिन्न होता है। अर्थात जॉली ने क्षतिपूर्ति तल को एक जोन के रूप में प्रस्तुत किया। इसने इस समतोलन कटिबंध का तैरने के सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की और कहा, सियाल रूपी महाद्वीप तथा उसके विभिन्न भूस्तंभ इस परत में जलीय संतुलन बनाए हुए तैर रहे हैं, जो कि एरी के मत से समानता रखते हैं। समस्थिति से संबंधित होम्स ने भी अपने विचार रखे, जो कि एरी के समान मत रखते हैं, और इनके अनुसार जो भूभाग ऊंचे उठे हुए हैं उनकी स्थिरता या संतुलन के लिए उनके नीचे अधिक गहराई तक कम घनत्व वाला पदार्थ पाया जाता है तथा निम्न भूभागों के नीचे अधिक घनत्व वाला पदार्थ पाया जाता है। इन्होंने अपने मत भूकंपीय तरंगों के प्रमाणों के आधार पर दिया। इन्होंने कहा, ऊंचे उठे भाग कम घनत्व वाली शैलों से निर्मित होते हैं, इसलिए पर्वतों के नीचे सियाल की परत 40 किलोमीटर अधिक गहरी होती है, जबकि मैदानों के नीचे 10 या 12 किलोमीटर तथा सागरीय तलों के नीचे सियाल की परत बहुत पतली या अनुपस्थित होती है। इस प्रकार
भू संतुलन के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया, परंतु इस प्रक्रिया को एक सतत प्रक्रिया कहा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी परिभ्रमण और परिक्रमण करती है और फिर भी पृथ्वी पर स्थित विभिन्न उच्चावचों के मध्य एक भौतिक और यांत्रिक स्थिरता की दशा दृष्टिगोचर होती है, जिसे भू संतुलन कहते हैं। थैंक यू।